नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सितंबर महीने में एसआईपी योगदान ने अब तक का सर्वाधिक 16,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं म्यूचुअल फंड से 4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स भी जुड़े हैं। एम्फी के सितंबर महीने के आंकड़ों में स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश बरकरार है, पर लार्ज कैप में निवेश अभी भी सुस्त है। समझेंगे इन आंकड़ों के मायने और कहां पर आगे निवेश के हैं आपके लिए मौके। इसी पर करते हैं खास चर्चा। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, फिरोज अजीज डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ और क्षितिज महाजन सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ हमारे साथ हैं। फिरोज और क्षितिज दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो यह समय होता है जब एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड आता है तमाम म्यूचुअल फंड के नंबर्स का, और हमें एक आइडिया थोड़ा हो जाता है कि निवेशकों का मूड कैसा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। इसी कड़ी में इस बार हमने एक बार फिर से देखा जो एसआईपी के आंकड़े हैं वो एक बार फिर से उसका जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ा है और 16,000 करोड़ ये एक अच्छा नया नंबर है जिसको पार किया है इस बार के सितंबर में एसआईपी नंबर्स ने। तो एसआईपी एट लाइफ हाई, फिरोज इन आंकड़ों से हम क्या समझे, क्योंकि काफी क्रूशियल टाइम पर हम हैं बाजार के। हमने बाजार के हाईज भी देखे, बाजार की वॉलिटिलिटी भी देखी, लोज भी देखे, लेकिन इन सब के बावजूद निवेशकों का जो भरोसा है बाजार पर एसआईपी के जरिए खास तौर पर निवेश करने का, वो बरकरार नजर आता है। नमस्कार स्वाति जी, नमस्कार सुचित भाई। पॉइंट वन, जैसे आपने कहा कि एसआईपी के जो आंकड़े हैं वो क्लियरली ये दर्शाते हैं कि इन्वेस्टर को अब एजुकेशन के आधार पे वो पैसा लगा रहे हैं, ना कि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे। हमने जब 11,000 करोड़ की जब एसआईपी थी अप्रैल 2022 में, तब से लेके आज 16,000 पे पहुंच गई है। मार्केट ने बहुत उठापटक की है। ऑफ कोर्स यूक्रेन की वॉर हुई, ग्लोबल इन्फ्लेशन हुआ, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट हुआ, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज के बावजूद ये 11,000 का आंकड़ा 16,420 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। अगर हम एक साल की भी बात करें तो लास्ट अक्टूबर से इस अक्टूबर देखें तो भी 26% का इजाफा आया है। हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि भाई 25,000 करोड़ पे पहुंच जाएंगे हम और 2 सालों में। आई थिंक वो आंकड़ा जल्दी होते हुए दिख रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर इसको हम कंजंक्शन में देखते हैं कि टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे कितने आए लास्ट मंथ, सिर्फ 14,000 आए। मतलब एसआईपी के माध्यम से 16,400 करोड़ आया और जो लमसम पैसे थे वो तो आना छोड़िए 2,500 करोड़ निकल गए। तो बड़े इन्वेस्टर या लमसम इन्वेस्टमेंट्स की जो रुझान है वो सितंबर में कम रही। लोगों का प्रॉफिट बुक करने का मन था, भय था कि मार्केट वापस करेक्ट ना कर जाए। ये देखने को क्लियरली दिखता है क्योंकि एसआईपी के आंकड़े से कम है नेट इनफ्लो का आंकड़ा, मतलब 2,500 करोड़ लमसम की रिडेम्पशन हुई, ना कि परचेज। बिल्कुल, एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिक्स ट्रेंड्स इस बार के आंकड़ों में देखने और समझने को मिले हैं। ये जो ट्रेंड इस टाइम पर क्षितिज हम देख रहे हैं कि इक्विटी में जो थोड़ा सा इनफ्लो है उतना आउटस्टैंडिंग हम उसको नहीं करेंगे। हाँ, एसआईपी के आंकड़े जरूर बढ़े हैं, तो इस साल के इस समय में क्या उसका कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस हम समझे? नमस्कार स्वाति, नमस्कार फिरोज भाई। एंड बहुत ही अच्छा रिपोर्ट कार्ड है जैसे कि फिरोज ने बताया। एंड एक चीज और ऐड करूंगा, पहली बार हमारे पास 4 करोड़ यूनिक फोलियोज हुए हैं म्यूचुअल फंड में। ये अपने आप में एक कमेंडेबल चीज है। एंड लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ यू आल्सो, बिकॉज हम सब यहाँ पे बात करते रहते हैं हमेशा म्यूचुअल फंड क्यों सही है। आप जो सिग्निफिकेंस की बात कर रही हैं स्वाति, यहाँ पे एक चीज बहुत रेलिवेंट है समझने की, दैट एक डिसिप्लिन वे में जो अप्रोच है इन्वेस्टमेंट्स को, जैसे कि 16,000 प्लस आपका सेट में जा ही रहा है और आपका अगर नेट फिगर 14,000 का है तो मान लीजिए पैसा जो लॉन्ग टर्म या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा निकला है, पर सिर्फ का डिसिप्लिन अप्रोच जो है विच इज होल्डिंग अप एंड इट्स इंक्रीजिंग ओनली। तो 600 करोड़ ऐड ही हुआ है सिर्फ का आपका पिछले महीने के मुकाबले इस महीने में। सो ये सिग्निफिकेंस ये दिखा रहा है कि काफी हद तक जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जब हो रही है वो रिटर्न ओरिएंटेड नहीं हो रही है, वो गोल ओरिएंटेड हो रही है, वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड हो रही है, जो एक बहुत अपने आप में रिमार्केबल एक थॉट प्रोसेस चेंज है जो इवेंचुअली जरूरी भी था। एक डेटा पॉइंट भी आया था पीछे से, ठीक है, जितना भी पैसा आता है चाहे वो स्टॉक्स में होता है, इक्विटी में आता है, वो 85 to 90%
विद इन 1 ईयर निकल जाता है। लॉन्ग टर्म सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इक्विटीज, म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट्स का ही रहता है, स्टॉक्स में नहीं रहता है। तो ये डिसिप्लिन बता रहा है कि दैट कैसे माइंडसेट चेंज है, और ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने जीएसटी का कहा था, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड है, ये एक माइंडसेट चेंज बता रहा है इन्वेस्टर्स का, कैसे वो एक गोल ओरिएंटेड शिफ्ट्स कर रहे हैं, कैसे वो लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स कर रहे हैं, और कैसे इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये एक रुझान बढ़ ही रहा है। क्योंकि हमारे पास नंबर्स ऑलरेडी 4 करोड़ है, पर वो अपने आप में बहुत कम है जो उसको बैठता है यहाँ से। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लार्ज कैप में ट्रेंड है ही है, जहाँ पे थोड़ा बिकवाली हुई है, बट ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन है, जहाँ पे आई एम वेरी हैप्पी ये दोनों नंबर्स को देख के। बिल्कुल। ये आपने एक पॉइंट जो हाईलाइट किया क्षितिज, वो यूनिक इन्वेस्टर्स का था। फिरोज, ये यूनिक इन्वेस्टर्स जिनकी संख्या 4 करोड़ के पार हुई है, कौन से कैसे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? स्वाति जी, 4 करोड़ जैसे क्षितिज जी ने कहा कि बहुत अच्छा लैंडमार्क है, बट अगर इसकी रिलेटिव कंपैरिजन करूं इंडिया जैसे देश में, जहां पे 133 करोड़ तो आधार कार्ड हैं, 65 करोड़ लोग ई कॉमर्स पे शॉपिंग करते हैं, 50 करोड़ तो 65 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं, 50 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस का प्रयोग करते हैं, 8.3 करोड़ डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं म्यूचुअल फंड को देखूं तो 4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स मेक्स अस बिलीव दैट बहुत और काम बाकी है। बट ये बहुत अच्छी बात है कि 4 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है रिलेटिवली, जहां थे हम और जहां पहुंच रहे हैं। तो अगर 4 करोड़ लोग 16,000 करोड़ की एसआईपी कर सकते हैं, तो अगर और 4 करोड़ जुड़ गए तो क्या इंडियन कैपिटल मार्केट्स में जो लिक्विडिटी आएगी, जिसकी वजह से री रेटिंग होगी और इक्विटी के जो 12, 13, 14% की उम्मीद करता है निवेशक, सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इट्स एनीबॉडीज गेस। मेरे हिसाब से जरूर मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन का एक ट्रेंड चला हुआ है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, कैसे इन्वेस्टर्स इसमें जुड़ रहे हैं? प्रोफेशनल्स जो हैं, जैसे ईपीएफओ अकाउंट, मेरे हिसाब से 27 करोड़ से 30 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट्स हैं जो एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में एम्प्लॉयड हैं। वो ज्यादातर एसआईपी में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनकी एक रेकरिंग इनकम होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो जो डिसिप्लिन अप्रोच सतीश भाई ने जो कहा, उनके लिए पालन करना बड़ा आसान हो जाता है, बिजनेस वाले के लिए थोड़ा कठिन होता है। सो ये जो प्रोफेशनल्स रेकरिंग इनकम वाले जो हैं, वो डिसिप्लिन को अपना रहे हैं, और ये जो अपना रहे हैं, ये अभी भी ग्रीन शूट्स हैं। वी आर स्टिल स्क्रैचिंग द सर्फेस, इज माय फर्म बिलीफ। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इक्विटी निवेश आया है वो कहाँ पर आया है। जैसा कि फिरोज और क्षितिज ने भी बताया कि हमने एक नेट इनफ्लो सितंबर में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का इक्विटी ग्रोथ या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में देखा, जो कि हमने जो अगस्त में 20,000 करोड़ का आंकड़ा था, मतलब कम हुआ है लगभग 30% हमने कम यहाँ पर फ्लोज आते हुए, मतलब निवेश आते हुए देखे हैं। उसमें क्षितिज, मैं आपसे समझना चाहूंगी स्मॉल कैप और मिड कैप, यहाँ पर अभी भी निवेशक जो हैं वो भरोसा दिखा रहे हैं, लार्ज कैप पिकअप नहीं कर पा रहा है। हालांकि जो हमने आउटफ्लो, मतलब जो पैसा जाते हुए लार्ज कैप से अगस्त में देखा था, उससे तो कम ही गया है, लेकिन निवेश आ नहीं रहा है, नया निवेश आ नहीं रहा है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप पर भरोसा बरकरार और लार्ज कैप से अभी भी दूरी बनाए रखना, कैसे समझे इसको? स्वाति, इसमें 2 चीजें हैं। पहले तो लार्ज कैप फंड जो है ना, वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, सारे फंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम करते हैं। तो लार्ज कैप का फ्रेमवर्क ये है कि उनको 80% प्लस टॉप 100 स्टॉक्स में ही डिप्लॉय करना पड़ता है। अब उस स्ट्रक्चर में आपको ज्यादातर पोर्टफोलियो इन लाइन में निफ्टी रखना पड़ता है। एंड हमने देखा है कि दैट इवेंचुअली एक रुझान लार्ज कैप से इंडेक्स फंड की तरफ भी जा रहा है लोगों का। मतलब मुझे आप मेरे से पूछेंगे तो ज्यादातर क्लाइंट्स को, या फिर मैं ये बोलता हूँ कि लार्ज कैप फंड से बेटर है आप एक इंडेक्स फंड कर लीजिए, बिकॉज लार्ज कैप फंड में आप 3 to 4 टाइम ज्यादा फीस देते हैं बिजनेस इंडेक्स फंड में जो आप फीस देते हैं। तो एक रुझान है जहाँ पे लार्ज कैप फंड से रिडम्पशन हो रहा है एंड कुछ पैसे इंडेक्स फंड में जा रहा है। बट वरीसम ये भी है कि काफी लोग रिटर्न ना चेज कर रहे हो यहाँ पे, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग सुन रहे हैं, स्मॉल और मिड कैप के रिटर्न्स अभी पिछले 3 साल के 30% कंपाउंडिंग स्मॉल कैप फंड के दिख रहे हैं,
तो वो एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए जहां पे अपने लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट निकाले, वहां पे कैपिटल गेन दें और यहाँ पे स्मॉल कैप फंड में आप पैसा डिप्लॉय करें, क्योंकि स्मॉल कैप में मूवमेंट फंड्स की कम है पर अभी भी नेट इनफ्लोज पॉजिटिव है, और मिड कैप में लार्ज मिड कैप में भी। सो कहीं ना कहीं दूसरा ये कारण हो सकता है कि रिटर्न पर से वहां से पैसा रिडीम होके आपका जहां पे रिटर्न बन रहा है वहां पे उन एसेट्स में जो स्मॉल मिड कैप में वहां जा रहा है। पर ब्रॉडली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सिर्फ में एसच हमने क्लोजर्स नहीं देखे हैं अपने एंड पे कि जहां पे कोई ऐसे क्लोजर्स बोले हो, बट यस कहीं ना कहीं वो रिटर्न का जो ड्रैग है, जो गैप है बिटवीन लार्ज कैप एंड बाकी कैटेगरीज में काफी ज्यादा है, और वो एक ड्रैग विजिबल है क्योंकि काफी हद तक जो अच्छे स्टॉक्स हैं, टॉप होल्डिंग्स हैं कंपनी की, अगेन मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक एंड आईटी स्टॉक्स, इन्फोसिस, टीसीएस, जो भी काफी पिछले 1.5 साल से परफॉर्म नहीं किए हैं, एंड ऑब्वियस रीजन है उनके कि क्यों नहीं परफॉर्म किए, बट उस कारण से काफी फंड्स, लार्ज कैप फंड्स स्ट्रगल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस आल्सो। सो तीसरा एक ये कारण भी हो सकता है। ओके और फिरोज, जो हमने देखा, जो एक चेंज हमने महसूस किया वो फोकस्ड में देखा कि फोकस्ड में हाईएस्ट इनफ्लो आए जब हम डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज की तरफ देखते हैं, वहां पर हमें क्योंकि पिछली बार निवेश गया था, पैसे गए थे फोकस कैटेगरी से, इस बार आए हैं, ये कैसे समझे इसको? और बाकी अगेन सेम स्मॉल कैप और मिड कैप में आने वाले टाइम में भी आपको लगता है कि अभी मौके हैं निवेश करने के, और लार्ज कैप में एक्टिव की जगह लोग थोड़ा पैसिव रूट अपना रहे हैं लार्ज कैप में अगर निवेश करना ही उन्हें तो? स्वाति जी, लार्ज कैप एक बहुत यूनिवर्सल कैटेगरी है। लार्ज कैप एक कैटेगरी को अगर हम नैरो बैंड में देखें तो लार्ज कैप एक कैटेगरी है, बट लार्ज कैप की मात्रा काफी और कैटेगरियों में भी कई गुना ज्यादा है। अगर आप देख लें फ्लेक्सी कैप, ज्यादातर फंड्स लार्ज कैप की तरफ झुकाव रखते हैं, फोकस में भी कई सारे फंड्स लार्ज कैप की तरफ झुकाव रखते हैं। तो लार्ज कैप में पार्टिसिपेट करने का एक जरिया नहीं, लार्ज कैप एक बहुत यूनिवर्सल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, तो वो लार्ज कैप कैटेगरी में तो है ही है 80%, बट दूसरी कैटेगरियों में भी काफी बार 50, 60, 70% होता है। काफी मल्टी कैप फंड्स मिनिमम 50-60% लार्ज कैप में रखते हैं, तो लार्ज कैप बड़ी बड़ी कंपनियों में पार्टिसिपेट करने का एक जरिया नहीं। अगर आपको स्मॉल कैप खरीदना है तो ज्यादातर मल्टी कैप में थोड़ा सा होता है स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप कैटेगरी में स्मॉल कैप होता है। और अगर किसी को पैसे डालने और स्मॉल कैप ही खरीदना है तो उसके पास चारे बड़े कम है, इसीलिए लार्ज कैप में ये आउटफ्लो हो रहा है और उसमें अल्फा जनरेटिंग प्रोबेबिलिटी कम। कमिंग टू फोकस्ड, मेरे हिसाब से फोकस्ड में नेगेटिव फ्लो था, क्योंकि लार्जेस्ट फंड जो फोकस कैटेगरी का है वो एसबीआई फोकस्ड है, उसकी परफॉर्मेंस में ग्लोबल स्टॉक्स की वजह से काफी हिट आई थी। तो हमेशा ट्रेलिंग चलता है, अगर परफॉर्मेंस खराब होती है तो थोड़े दिनों बाद आप आउटफ्लो देखते हैं, तो उसमें आउटफ्लो काफी लार्ज था। तो अब पॉजिटिव जोन में आ गया है, तो परसेंटेज वाइज तो अच्छा, 470 जाने के बदले अब 50 करोड़ 48 करोड़ पॉजिटिव है फोकस में। बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से ये है कि थीमेटिक फंड में लोग पैसा काफी ज्यादा डाल रहे हैं, थीमेटिक एंड सेक्टोरल में 3100 करोड़ रुपया आया है। दैट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मनी विच हैज कम, और लास्ट मंथ भी 4800 करोड़ आया है। तो ये थोड़ा सा मुझे भय देता है कि लोगों को लगता है कि सेक्टर फंड खरीद के वो थोड़ा मार्केट को बीट कर पाएंगे, बट सेक्टर फंड खरीदना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कब बेचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 महीने पहले हमने कॉल दिया था कि भाई आईटी बॉटम आउट हो गया, उसके बाद 6% की अल्फा आ चुकी है, शायद 3-4 महीने में आईटी प्ले आउट हो जाए तो निकलने की जरूरत पड़े। तो ये कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन फॉर इन्वेस्टर्स, सेक्टर फंड्स कुड बी लिटिल डेंजरस, क्योंकि टाइमिंग द एग्जिट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये आपने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स को लेकर, क्योंकि जोखिम इसमें हमेशा रहता है। एंट्री एग्जिट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है। क्षितिज, जो निवेशक हैं वो बेट कर रहे हैं कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से वो मार्केट से मुनाफा उठाने की कोशिश करें, लेकिन कई बार ये दाव उल्टा भी पड़ जाता है, जैसा फिरोज बता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा स्वाति, एंड फिरोज भाई ने भी बिल्कुल सही बोला है कि दैट सेक्टोरल में क्या है कि आपका एंट्री एग्जिट दोनों आपको डिफाइन करना पड़ता है, और अगर आप कहीं गलत साइड पे अगर इन टर्म्स ऑफ गलत टाइम पे अगर एंटर कर रहे हैं जब पीक आउट हो रहा है, देन उसका जस्टिफिकेशन बहुत लंबा हो जाता है। कई बार आपको
एफडी बेनिफिट जितने भी रिटर्न नहीं मिलते हैं, बिकॉज नॉर्मली इसका साइकिल में आता है। जैसे कुछ सेक्टोरल फंड एवरग्रीन रहते हैं, जैसे आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड है, अगेन देयर इज नो रिकमेंडेशन, बट आई एम सेइंग ऐसे फंड ऑलवेज एवरग्रीन रहते हैं, वहां स्कोप हमेशा बना रहता है। बट आईटी है, फार्मा है, तो ये सेक्टर फंड जो है ये आपको इट लुक्स वेरी लुक्रेटिव, क्योंकि वो रिटर्न जब आता है तो उसका एकदम एक ही वन शॉट में रिटर्न आता है। इट्स नॉट कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है जब साइकिल टर्न होता है। बट इफ यू आर एंटरिंग एट द पीक ऑफ द साइकिल तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो अभी फ्लोज आए हैं, टू सम एक्सटेंट फार्मा भी दोबारा रिवाइव हो रहा है जो 2.5-3 साल से नहीं चला था, और आईटी भी रिवाइव हो रहा है, और बहुत हद तक पैसा हमने इंफ्रा में जाते हुए देखा है। एंड 2008 में देखी थी जहां पे कुछ लोगों ने काफी पैसा बनाया, बट जो लोग पीक पे आए वहां पे काफी नुकसान भी हुआ लोगों को। तो आपको अगर सेक्टोरल प्ले भी करना है तो मेरा मानना है कि 5 से 7% आप पोर्टफोलियो में प्ले करें, उससे ज्यादा प्ले नहीं करें। एंड देन आपके पास एग्जिट स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए कि जब आपने एक डिफाइन कर दिया, जैसे यहाँ पे आप गोल डिफाइन करते हो कि इतने साल के बाद आपको रिटर्न पैसा चाहिए नॉर्मल फंड्स में, इसमें आप एग्जिट स्ट्रेटेजी डिफाइन कीजिए कि इतना रिटर्न बन गया है, आप कितने रिटर्न पे आप इसको एग्जिट करेंगे। अदरवाइज इट माइट हैपन दैट आप शायद पीक मिस करें एंड दोबारा आपको डाउनफॉल नया देखना पड़े। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल प्लेइंग अ सेक्टोरल बेट। बिल्कुल। तो ये हम कुछ ट्रेंड समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहते हैं इक्विटी में अलग अलग कैटेगरीज में निवेश के आंकड़े। डेट में इस बार क्या रहा है हाल, इस पर चर्चा करेंगे और कहां पर बाजार में अब है निवेश के मौके। तो बात करें आज मनी गुरु में हमारे एक्सपर्ट से, फिरोज अजीज, क्षितिज महाजन हमारे साथ है। फिरोज, डेट फंड में भी इस बार हमने देखा आउटफ्लो हुआ है, पैसे निकाले गए हैं, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का आउटफ्लो सितंबर के महीने में डेट फंड से हुआ है। लिक्विड फंड से पैसे निकले हैं, क्रेडिट रिस्क फंड ने लगातार 5वें महीने ने रो आउटफ्लो देखा है। डेट फंड के इस ट्रेंड को कैसे समझे? तो आई थिंक आज की डेट में क्या हो रहा है कि लिक्विड फंड्स का जो कंपीटिंग एसेट क्लास है और कैटेगरी है, वो है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हैं, तो डेरिवेटिव मार्केट में जो कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं, जिससे आर्बिट्राज की रिटर्न का आधार होता है, उसमें प्री कॉस्ट 8-9% की आपको रिटर्न मिलने की संभावना है। दैट्स पॉइंट 1। दूसरा, आपको सिर्फ 15% का टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो भी अगर आप साल भर पहले भी निकाले तो। जो पोस्ट टैक्स रिटर्न की जो डिफरेंशियल है वो काफी डाइवर्ज हो चुकी है आर्बिट्राज और लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट। तो आर्बिट्राज फंड काफी दूसरी कैटेगरीज जो प्योर डेट कैटेगरीज हैं उनको बीट कर रहा है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इवन लॉन्ग टर्म में भी क्योंकि वो सेक्शन 50A का इंक्लूजन हुआ था इस बजट में, तो डेट फंड की जो इंडिविजुअल टैक्सेशन की जो बेनिफिट है इंडेक्सेशन की, वो भी चली गई है। तो आर्बिट्राज एक बहुत अच्छी कंपीटिंग एसेट हो गई है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि आप देखें क्रेडिट रिस्क फंड से भी आउटफ्लोज हो रहे हैं, क्योंकि जो क्रेडिट स्प्रेड्स हैं वो काफी कम है। अगर कोई आप गवर्नमेंट को पैसा ना देके कोई कॉर्पोरेट को पैसा देते हैं, तो कॉर्पोरेट में रिस्क जरूर होता है। तो वो कॉर्पोरेट भले ही कितना भी अच्छा कॉर्पोरेट हो, 10 साल में कुछ भी हो सकता है कॉर्पोरेट को। तो इसीलिए उसकी जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलनी चाहिए उसको कहते हैं स्प्रेड। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 साल के पैसे पे 7.3% दे रही है, तो आपको 50, 60, 70 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए पर साल आपको कॉर्पोरेट को पैसे देने में हिचकिचाहट होती है। इसीलिए क्रेडिट स्प्रेड्स इतने कम है कि क्रेडिट रिस्क फंड से भी एग्जिट्स हो रही हैं। लिक्विड फंड की एग्जिट कैन बी क्लियरली एट्रीब्यूटेड टू टैक्स चेंज एंड आर्बिट्राज की एक्स्ट्रा रिटर्न। एब्सोल्युटली। अब हमने एक सरप्राइज इवेंट देखा बाजार में, अब बाजार के लिए इनफैक्ट, हालांकि बाजार ने बिल्कुल आउटरेजियसली रिएक्ट नहीं किया। एक जियोपॉलिटिकल कंडीशन रूस यूक्रेन के बाद हमने हमास इजराइल के बीच में देखी। बाजार डेफिनेटली रिएक्ट तो करता है, निवेशक भी रिएक्ट करते हैं और समझना चाहते, सोचना चाहते हैं कि क्या उन्हें कुछ करने की जरूरत है। क्षितिज, आपसे शुरुआत करेंगे। अभी फिलहाल मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी रहे इन तमाम सिचुएशंस और इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए? आई थिंक ये 210 नेशंस हैं स्वाति हमारी दुनिया में, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी न किसी चीज पे चलता रहेगा। हमें देखना है कि हमारी इकोनॉमी कैसा कर रही है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इंटैक्ट है कि नहीं है। अगर कुछ पाउडर ड्राई है, कुछ लिक्विडिटी अवेलेबल है, जहां थोड़ी करेक्शन होती है वहां स्टैगर्ड में आप इन्वेस्ट करें, वही तरीका सही है। बिकॉज कुछ ना कुछ आज ये न्यूज है कि फिरोज ने बताया 1 साल पहले रशिया और यूक्रेन थी। कुछ तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम कैसे स्ट्रेटेजाइज करें।
एक चीज और है कि जैसे 10 तारीख के आसपास आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सिप सेट करती है कंट्री की। जो हमारी सिप का नंबर जो 16,000 करोड़ का मैक्सिमम जो है आपका सैलरी डे के बाद सेकंड डे आता है, पर मैक्सिमम 10 तारीख के आसपास सेट करती है। एक उसके कारण में स्टेबिलिटी थी, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी मेच्योरिटी है मार्केट में टू सम एक्सटेंट, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड वो स्टेबिलिटी तब तक रहेगी जितना और बढ़ती रहेगी जब आपका रिटेल इन पार्टिसिपेंट और आएगा मार्केट में। रिटेल पार्टिसिपेंट आएगा, आज 2 बिलियन है तो कल को आप 4-5 बिलियन डॉलर के अगर से बुक हो गई, जो मेरे हिसाब से अगले 1-1.25 साल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हो जानी चाहिए। सो आप अपने आप देखेंगे कि दैट उतने फ्लोज मार्केट को स्टेबल करेंगे अगर कोई फॉरेन फ्लोज बाहर भी जाते हैं। तो रिटेल पार्टिसिपेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बने रहें। ये छोटे मोटे रीजन रिएक्शंस मार्केट के आते रहेंगे। आपको अपने गोल पे फोकस करना है और आपको कैसे सिप को स्टेप अप करना है उसको फोकस करना है। एंड ये मार्केट है, आज हमारी इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है 12% का अगर हम नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ करते हैं, वर्ल्ड बैंक ने हमारा जीडीपी नंबर WHO ने रिवाइज किया है। सो अगर आप देखते हैं 12% पे नॉमिनल जीडीपी ग्रो करती है तो 13-14% इजिली अपने से बुक से कंपाउंडिंग रिटर्न बना सकते हैं, सब्जेक्टेड टू वेरियस कंडीशन, यस दैट यू आर इन द राइट फंड्स एंड मार्केट थोड़ा ठीक करें। सो दैट्स माय सजेशन हियर स्वाति। एब्सोल्युटली। और हमने बाजार को नए कीर्तिमान पर जाते हुए ही देखा। सितंबर में ही 20,000 का आंकड़ा जब निफ्टी ने पार किया तो ऐसे कुछ माइलस्टोन्स, ऐसे कुछ बाजार के लिए और इम्पोर्टेंट इवेंट्स आने वाले टाइम में इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज निवेशकों के लिए फिरोज कहाँ लगते हैं आपको? आई थिंक देखिए, इक्विटी साइड पे अपॉर्चुनिटी, एक इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होती है मेरे हिसाब से। अगर हम 5 जनरल इलेक्शन को देखें और अगर आपने 6 महीने पहले जनरल इलेक्शन के और इन्वेस्ट किया और 6 महीने बाद भी निकाल लिया, 1 साल के लिए बेशक कोई इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करता, बट फिर भी हमने एक हिसाब करके देखा तो 5 बार 5 साल के लिए, एक साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं इलेक्शन के 6 महीने प्लस एंड माइनस, तो हमेशा पॉजिटिव रिटर्न आई और मिनिमम रिटर्न 10 रही है, एवरेज रिटर्न 16% रही है। तो क्या होगा कि अगले 3-4 महीने में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन एक सेंटर स्टेज लेंगे न्यूज में। तो आपको एज अ इन्वेस्टर अपनी रणनीति पे बने रहना है, आपको घबराना नहीं है। इलेक्शंस काफी हुए, 5 इलेक्शन मतलब 25 साल के डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इक्विटी में काफी लोग, जैसे आपने कहा कि अनसर्टेनिटीज होती हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, इन्फ्लेशन है, यूएस की यील्ड्स हैं, बट ये सब एडवर्सिटीज जो आ रही हैं, जो कि आती रहेंगी और मार्केट अपना ऊपर के स्तरों से नीचे के स्तरों तक गिरने का बहाना ढूंढती रहेंगी। आपको अपनी रणनीति पे डटे रहना है। और म्यूचुअल फंड, अब मैं एक किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, बट उनका 80% इक्विटी का पैसा डायरेक्ट इक्विटी लगा हुआ है। तो मैंने कहा म्यूचुअल फंड, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं होता है ऑलमोस्ट ना के बराबर जो गिर जाए तो वापस ऊपर नहीं आता, बट काफी सारे स्टॉक हैं जो गिर के पेरिश भी हो चुके हैं, डीलिस्ट भी हो चुके हैं। तो अगर आपको रिस्क की चिंता है और आप अपना 80% पैसा इक्विटी का डायरेक्ट इक्विटी में लगा रहे हैं, तो आप कह कुछ रहे हैं, आप कर कुछ रहे हैं। सो अगर आपको रिस्क प्यारा है तो म्यूचुअल फंड का माध्यम यूज करना पड़ेगा। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में एक भी स्टॉक नहीं है, फिर सो पाता हूं। सो म्यूचुअल फंड, इक्विटी में 12-13% निफ्टी रिटर्न दे सकती है। अच्छे स्कीम्स चूज करो तो 2-3% एक्स्ट्रा मिल सकता है। दैट्स पॉइंट 1। डेट साइड में अपॉर्चुनिटी है। आर्बिट्राज, जैसे लास्ट मंथ का आंकड़ा आर्बिट्राज की इनफ्लो का 10,100 करोड़ का है। तो लोग समझ रहे हैं कि आर्बिट्राज सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए, और इक्विटी में आप घबराए बगैर इन्वेस्ट करेंगे, तो दीज आर गुड टाइम्स टू एक्यूमुलेट इक्विटी एसेट्स। बिल्कुल। और बहुत धन्यवाद करेंगे हम आपका फिरोज और क्षितिज हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।